खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधिसत्व उत्तराखंड @25 विचार श्रृंखला कार्यक्रम आज सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्य सेवक सदन में 5 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। जन आरोग्य अभियान की आज होगी शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अभियान की करेंगे शुरुआत। 1 बजे स्वास्थ्य महानिदेशालय में कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को केंद्रीय नेतृत्व का बुलावा। आज नड्डा से करेंगे मुलाकात पूर्व सीएम। हरिद्वार जिला पंचायत में लंबी माथापच्ची के बाद भाजपा के 44 प्रत्याशी घोषित। प्रतिष्ठा का सवाल बना चुनाव। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के कांग्रेस ने प्रत्याशी किए घोषित। कांग्रेस ने 31 प्रत्याशी किए घोषित। उत्तराखंड में कोरोना से कुछ राहत। 39 नए संक्रमित मिले। एक मरीज की मौत घटकर 341 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम है। आज मुख्य धामी का देहरादून कार्यक्रम है, जहां पर 10:40 पर सचिवालय में करेंगे शासकीय कार्य। 10:40 पर शासकीय कार्य करेंगे सीएम धामी। 5 बजे बोधिसत्व उत्तराखंड @25 विचार श्रृंखला में पहुंचेंगे। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में, जहां पर 10:40 पर वो सचिवालय में शासकीय कार्य करेंगे। इसके बाद 5 बजे बोधिसत्व उत्तराखंड @25 की विचार श्रृंखला में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज देहरादून दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर 10:40 पर वो सचिवालय में शासकीय कार्य करेंगे। इसके साथ ही 5 बजे बोधिसत्व उत्तराखंड @25 विचार श्रृंखला में पहुंचेंगे। इस विचार श्रृंखला का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया है। आपको बता दें कि लगातार सीएम धामी का दौरा जारी है, जहां पर आज सीएम धामी देहरादून में 10:40 पर शासकीय कार्य करेंगे सचिवालय में। इसके साथ ही मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 10:40 पर सचिवालय में शासकीय कार्य करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 5 बजे बोधिसत्व उत्तराखंड के @25 विचार श्रृंखला में पहुंचेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का भी आज का कार्यक्रम है। देहरादून से भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आज कार्यक्रम। जन आरोग्य अभियान की शुरुआत करेंगे धन सिंह रावत। दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य महानिदेशालय में कार्यक्रम में पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज देहरादून में है, जहां पर उनका पूरा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि देहरादून में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जन आरोग्य अभियान की शुरुआत करेंगे धन सिंह रावत। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य महानिदेशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होंगे डॉक्टर धन सिंह रावत। आपको बता दें कि देहरादून से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर जन आरोग्य अभियान का लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचेंगे देहरादून। जन आरोग्य अभियान की करेंगे शुरुआत।
दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें कि लगातार देहरादून में दौरों का सिलसिला जारी है और अब सीएम धामी के साथ डॉक्टर धन सिंह रावत भी दौरे पर हैं, जहां पर वे देहरादून पहुंचेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें 1 बजे वो हिस्सा लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर खानपुर से है। अगली खबर खानपुर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा विजिट किया गया है। ईओसी के प्रशासनिक भवन के साथ कंट्रोल रूम के निरीक्षण किया गया। ईओसी के आपको बता दें कि ईओसी की सभी प्रकार की डीजीपी ने जानकारी ली है, जहां पर पुलिस मुखिया के द्वारा विजिट किया गया है। डीजीपी समेत डिपो के अधिकारियों की लेकर ये किया गया निरीक्षण। डीजीपी की विजिट में एसएसपी हरिद्वार, एसपी देहात भी मौजूद रहे हैं। मंगलौर कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत कई अधिकारी इस विजिट में शामिल रहे हैं। खानपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डीजीपी के द्वारा विजिट किया गया है। डीजीपी वहां पहुंचे, इनके साथ ही और भी कई अधिकारी उनके साथ पहुंचे हैं। इस विजिट के दौरान ईओसी के प्रशासनिक भवन के साथ कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया है। ईओसी के ऑयल कंट्रोल की आउटपुट की भी जांच की गई है। ईओसी के सभी प्रकार की डीजीपी के द्वारा जानकारी ली गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि खबर लक्सर से है। अगली खबर लक्सर से, जहां पंचायत चुनाव में बसपा ने खोले अपने पत्ते। बसपा के द्वारा खोले गए अपने पत्ते। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जिला पंचायत सदस्य पद पर 27 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंद्र की पत्नी को टिकट मिला है। खड़ंजा सीट से पूर्व जिला पंचायत सदस्य है रविंद्र की पत्नी, जिसको इस बार टिकट दिया गया है। निरंजनपुर से सोहन सिंह, बहादुरपुर जाट से अखिलेश को दिया गया टिकट। चंद्रपुरी बागर से शशि को बनाया गया है बसपा ने प्रत्याशी। जिला पंचायत सदस्य को लेकर बीजेपी और बीएसपी के साथ मुकाबला। लक्सर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे। पंचायत चुनाव में अब बसपा के द्वारा अपने पत्ते खोल दिए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि लिस्ट जारी कर दी गई है। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बसपा के द्वारा लिस्ट जारी की गई 27 प्रत्याशियों की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ब्लॉक बहादुराबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन स्थल पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नामांकन स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी कि एक दिन पहले सीडीओ द्वारा सभी जगहों पर निरीक्षण कराया गया था।
सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन की प्रक्रिया अब नामांकन के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्याशी अपने नामांकन 3 दिन के भीतर करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर हमारी ओर से सभी तैयारियां दुरुस्त कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के तहत सभी आरओ, एआरओ, एसडीएम कुछ सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं और उन्हें दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं और कल हमारे सीडीओ साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है पुलिस बल की भी और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 दिन नामांकन के हैं, इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप भली भांति विदित हैं कि इसके बाद अगले 3 दिन इसमें स्क्रूटनी के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंडेट है हम लोगों का, जो निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। खबर लक्सर से आपको बता दें कि लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य के नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही है। निरीक्षण पर आए सीडीओ प्रतीक जैन ने मुख्यालय गेट पर पुलिस लगाकर केवल नामांकन पत्र के खरीदार और उसके एक प्रस्तावक को ही अंदर बुलाने के आदेश दिए थे। लिहाजा मंगलवार को विकासखंड गेट पर एसएसआई अंकुर शर्मा पुलिस बल के साथ तैनात रहे। उन्होंने दावेदार और उसके एक प्रस्तावक के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ब्लॉक परिसर में भीड़ नहीं लगी, लेकिन दावेदारों के साथ आए लोगों के कारण परिसर के बाहर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। जो आदमी पर्चा भरेगा वो कैसे भरेगा? वोटर लिस्ट के पूरे पैसे ले रहे। आज पंचायत निर्वाचन के जो नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद शुरुआती दौर में थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं। उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे वीडियो साहब हैं, मैं उपस्थित हूँ और सड़क की तरफ पुलिस को बता दिया गया है और उसके साथ साथ नगर पालिका को भी बता दिया गया है कि भाई वहाँ पर जो रेडी ठेली या इस तरह किसी प्रकार का व्यवधान अगर होता है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो स्वाभाविक है, पहला दिन है तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं रहती हैं और ये शुरुआती घंटे हैं और धीरे धीरे जो खामियाँ पाई जाएंगी उनको दुरुस्त कराया जाएगा। आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है। नामांकन 6, 7, 8 में चलेगा सभी पदों के लिए। इसके लिए 12 काउंटर लगाए गए हैं। 8 काउंटर जो है, 8 एआरओ जो है प्रधान और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए है और 4 एआरओ जो है डेडिकेटेडली जो है केवल सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नियुक्त किए गए हैं और सभी एआरओ के साथ में पर्याप्त संख्या में 2 से 3 लोगों का स्टाफ है, अर्थात हर काउंटर पे 3 से 4 लोगों का पर्याप्त स्टाफ है जो नॉमिनेशन प्रक्रिया संचालित करने की पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा अलग से जो है वोटर लिस्ट की बिक्री के लिए खंड विकास कार्यालय द्वारा अलग से काउंटर लगाया गया है। सभी तरह के जो अदेयता प्रमाण पत्र देने के लिए जो है संबंधित क्षेत्र द्वारा जो है अलग से काउंटर लगाए गए हैं। नॉमिनेशन फॉर्म बिक्री के लिए अलग से काउंटर लगाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो है सभी अलग अलग काउंटर है, पर्याप्त व्यवस्था है। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा अव्यवस्था हो, लेकिन ये समय के साथ जो है जो भी आपकी समस्या, जो भी जय संज्ञान में इन जो समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खबर सितारगंज से है, जहां पर बीते 10 दिन पूर्व उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन को जा रही संगत के लोगों से भारी ट्रैक्टर, ट्रॉली व कंटेनर की भिड़ंत में सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसकर के करीब 7 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई थी, जिस पर सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज सितारगंज विधानसभा के ग्राम बक्सर में पहुंचकर हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के बीच जाकर उनके प्रति संवेदना प्रकट की, साथ ही शोक सभा में पहुंचकर शोक जताया। इससे के साथ ही पीड़ित परिवारों को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विश्वास दिलाया कि इस कठिन व दुख के समय में वह और उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं रुड़की, भगवानपुर, नारसन ब्लॉक में बीडीसी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 8 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 12 सितंबर को नाम वापसी और 13 को निर्वाचन प्रतीक आवंटन होगा। वहीं 26 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 28 सितंबर को मतगणना होगी। अगली खबर कालाढूंगी से। कालाढूंगी में रामपुर के गांव सुरपुर चकलुआ में बनने वाले एथनॉल प्लांट का एक बार फिर से विरोध होने लगा है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर एथनॉल प्लांट का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों में हेराफेरी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के यहां लगने से गांव की आबोहवा पर गलत असर पड़ेगा। यह प्लांट आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र और कालाढूंगी क्षेत्र के लिए घातक साबित होगा। तहसील दिवस यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम गुलजारपुर, बंकी, देवलचौड़ और चकलुआ के कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक माँ शीतला वेंचर्स के नाम से एक यहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है, उसके रिगार्डिंग एक मुझे ज्ञापन दिया है। मैं उसके नियमानुसार आगे प्रेषित कर रही हूँ। पर ग्रामीण आए हुए हैं, पिछले कई समय से हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा क्षेत्र में एक बड़े सीडगुल की फैक्ट्री जो यहाँ पर लाई जा रही है, जो अपने नियमों के बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। सारे नॉर्म्स उसने अपने जो उसने दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। जैसे कि उसने हमें वहाँ पर दिया है कि 1300 मीटर नीचे गुलर घाटी नदी है। उस क्षेत्र में 40 साल से हम रह रहे हैं, कोई गुलर घाटी नदी उस क्षेत्र में नहीं है। वन विभाग की जमीन को जो उसने 1700 मीटर नीचे दिखाया गया, वन विभाग की जमीन कुल 1300 मीटर नीचे है। ग्राम पंचायत रामपुर के सूरपुर में माँ शीतला वेंचर्स ये एथेनॉल फैक्ट्री खुल रही है। इसका लगभग हमारे ग्रामवासी लगभग 1 साल होने वाला है जब से हम विरोध कर रहे हैं। ये बीच गाँव में चारों तरफ से बाग बगीचे घर हैं, उसमें ये खोलना चाह रहे हैं। मात्र 5 एकड़ भूमि में इनके ये खोलना चाह रहे हैं और इन्हें यहाँ पर एक 600 मीटर इलाके में यहाँ पर ड्राई एरिया दिखा रखा है, जो कि इसके चारों ओर से हमारे बाग बगीचे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और खबर हरिद्वार से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 से 8 सितंबर तक चुनावी उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे, जिसके बाद 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद सिंबल वितरित कर 26 सितंबर को हरिद्वार में मतदान शुरू किया जाएगा और 28 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मंगलौर के नारसन ब्लॉक में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने नारसन ब्लॉक समेत सभी नामांकन बूथों का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस सुरक्षा को लेकर भी जायजा लिया। विकासखंड नारसन में जैसा आप सब सूचित हैं कि 840 पदों पर मतदान की नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है और जिसके लिए हमने कुल 12 एआरओ को नियुक्त किया है। 4 एआरओ हमारे बीडीसी के लिए और 8 एआरओ हमारे प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए नियुक्त किए गए। ये व्यवस्थाएं कल शाम 5 बजे पूर्ण कर ली गई थी।
जिसका निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मौके पर कर लिया था और आज सुबह निर्धारित समय 10 बजे से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कुल 3 दिवस तक चलेगी, जैसा हम नोटिफिकेशन में जानते हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोग सरकार से सकारात्मक पहल की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता का सरकार पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन के अलावा राजभवन, सीएम आवास, विधानसभा और सचिवालय कूच भी किया है। इसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सुझाव के आधार पर ही अब उत्तराखंड में नए सिरे से भू कानून को लेकर कवायद की जाएगी। भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। अब भू कानून को लेकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन में इस पर गहन चिंतन मंथन होगा। फिर हिमाचल की तर्ज पर बेहतर भू कानून प्रदेश की जनता के लिए पेश किया जाएगा। कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, जिसमें 23 संस्तुतियों को प्रमुखता दी गई है। भू कानून को लेकर हिमाचल की तर्ज पर भी कुछ सुझावों को शामिल किया गया है। वही समिति के द्वारा सशक्त भू कानून को लेकर सुझाव दिए गए हैं। समिति ने गहन अध्ययन और विचार विमर्श के बाद लगभग 23 संस्तुतियाँ भू कानून को लेकर के की हैं, जिसमें हमने जो इस राज्य के जो हितबद्ध पक्षकार थे, विभिन्न संगठन थे, संस्थाएं थी, उनसे सुझाव लिए थे। उसके अलावा हमने जिलाधिकारियों से भी रिपोर्टें मांगी थी। उस आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें हमने ये प्रयास किया है कि राज्य में जो निवेश है, जो राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक है, उसमें और जो भूमि की अनियमित और अनियंत्रित तरीके से खरीद फरोख्त है, उसमें समन्वय स्थापित करने का हमने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है और उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल, जंगल, जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार नहीं हिचकिचाएगी। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए। वहीं भू कानून को लेकर आम जनता के साथ विपक्षी दलों का भी यही मानना है कि भू कानून को प्रदेश में सख्ती से लेना चाहिए। हालांकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सरकार को सौंप दी है, लेकिन जिन भू माफियाओं ने इस प्रदेश में कब्जा किया हुआ है उन पर भी विचार होना चाहिए। साथ ही लंबे समय से हिमाचल की तर्ज पर जो कानून लाने की मांग इस प्रदेश की जनता कर रही है, तो उसके साथ साथ सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखने की सलाह जनता भी दे रही है। देखिए, अभी हमने अखबार में पढ़ी है, कुछ हेडलाइंस पढ़ी हैं, क्योंकि पूरा विस्तार रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं है जो अखबार में आई है। तो उसमें कुछ बातें, जैसे आपने 12.5 या 12 एकड़ ज़मीन तक की बात करी है कि वो इससे अधिक ज़मीन नहीं ले सकता। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत कम ज़मीन है। ये तो मैदानी क्षेत्रों में ये लागू होना चाहिए। और जहाँ तक
उद्योगों के लिए बात करी है। मतलब उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में तो पहले तो उद्योग स्थापित करने की जगह खोले, वहाँ तो उद्योग है ही नहीं। तो जहाँ उद्योग लगने से पहले तो उद्योग स्थापित करने की सरकार नीति बनाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगेंगे। तब बनाए कि यहाँ पे कितनी ज़मीन है, कि लघु उद्योग कौन होगा, मझला उद्योग कौन होगा, बड़ा उद्योग उसको भी परिभाषित करें। आंदोलनों से प्राप्त राज्य है, बड़े संघर्षों के बाद ये राज्य मिला। और जिस प्रकार से यहाँ आंदोलनकारियों की, प्रदेश की जनता की मांग शुरू से रही है कि यहाँ पर सख्त भू कानून बनना चाहिए, सरकार ने एक कमेटी भी उस पर बनाई। कल उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट जो प्रथम दृष्टया भी बहुत बारीकी से मैंने नहीं देखी, लेकिन जो देखी है उसमें अभी कोई ऐसा सख्त कानून का प्रारूप नहीं दिखा, क्योंकि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून की मांग हो रही थी, तो वही उसमें बहुत लचर सिफारिशें हैं। तो जिस प्रकार से राज्य में भू कानून इतना सख्त होना चाहिए कि यहाँ ज़मीनों की खरीद फरोख्त और भू माफिया ना पनप सकें, तो ऐसे कोई प्रावधान उस सिफारिश में नहीं लगते कि जिससे जन अपेक्षाओं का भू कानून बन सके। नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद राज्य की भूमि की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के कई संगठनों ने आवाज उठाई थी, जिसमें एनडी तिवारी सरकार ने संशोधन करके बाहरी राज्य से आए लोगों के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने पर रोक लगा दी थी। लेकिन भुवन चंद्र खंडूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक और संशोधन इस उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम में किया गया, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भू कानून को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि राज्य में बाहर से आए कई भूमाफियाओं ने राज्य की जमीनों पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन अब एक बार फिर राज्य के कई संगठन सख्त से सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। जल्दी अब इस पर धामी सरकार का फैसला आना बाकी है। के न्यूज़ इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।